रीटो एक अकेला और कुंवारा लड़का है जिसे अपनी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कई सालों तक कोल्ड स्लीप में रखा जाता है। लेकिन जब वह सालों बाद जागता है तो उसे पता चलता है कि अब पूरी धरती पर सिर्फ वही आखिरी जिंदा पुरुष बचा है। अब इंसानियत को विलुप्त होने से बचाने और दुनिया को दोबारा आबाद करने की जिम्मेदारी रैडो के कंधों पर आ जाती है। कहानी की शुरुआत रिटो के अपनी क्रश एलिसा से प्यार का इजहार करने से होती है, लेकिन इसके पीछे एक दर्दनाक वजह है। दरअसल रिटो सेलुलर स्क्लेरोसिस नाम की जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। इसका इलाज अगले 5 साल तक तैयार नहीं होगा, इसलिए उसे कोल्ड स्लीप में जाना पड़ेगा। लेकिन जब एलिसा को पता चलता है कि रीडो 5 सालों के लिए उससे दूर जाने वाला है तो वह भावुक होकर वहां से चली जाती है। बाद में रीडो अस्पताल पहुंचकर अपनी बहन माहिरू और बड़े भाई से आखिरी बार विदा लेता है। तभी एलिसा भी वहां आ जाती है। रीडो उसे अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर अपना नेकलेस देता है, जिसे एलिसा खुशी से स्वीकार कर लेती है। इसके बाद रीडो कोल्ड स्लीप में चला जाता है, लेकिन सोने से पहले उसे डर होता है कि जब वह वापस जागेगा तब तक शायद उसके सभी करीबी लोग उसे भूल चुके होंगे। तभी उसे एलिसा की आवाज सुनाई देती है। वह कह रही होती है कि चाहे जितना भी समय लगे वह हमेशा रीडो का इंतजार करेगी। और फिर रीडो चैन से सो जाता है। लेकिन जब वह कई सालों बाद जागता है तो उसके सामने एक खूबसूरत लड़की मीरा और कुछ रहस्यमयी नर्सें खड़ी होती हैं। रीडो को अभी अंदाजा भी नहीं है कि उसके सोने के दौरान पूरी दुनिया में क्या कुछ बदल चुका है। रीडो के मन में अब हजारों सवाल थे, लेकिन मीरा उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही उसे हर सवाल का जवाब देगी। हालांकि सबसे पहले वह रीडो को एक डॉक्टर के पास मेडिकल चेकअप के लिए ले जाती है। जांच के बाद रीडो को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। जिस जानलेवा बीमारी की वजह से उसे कोल्ड स्लीप में रखा गया था वह अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। इसके बाद मीरा उसे कार में लेकर शहर से बाहर निकलती है और पिछले 5 सालों में दुनिया में क्या हुआ इसकी सच्चाई बताने लगती है। लेकिन रीडो तुरंत महसूस हो जाता है कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। तभी मीरा बताती है कि जब रीडो सो रहा था उसी दौरान एक भयानक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, जिसने इंसानों की आधी आबादी को खत्म कर दिया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अभी तक इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिला था। रीडो को लगता है कि मीरा उससे कोई घटिया मजाक कर रही है, इसलिए वो गुस्से में कार से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर आते ही दर्जनों लड़कियां उसे घेर लेती हैं। तभी मीरा वहां पहुंचकर रीडो को असली सच्चाई बताती है। इस वायरस की वजह से दुनिया के लगभग सभी पुरुषों की मौत हो चुकी है और अब सिर्फ 5 पुरुष ही कोल्ड स्लीप में जिंदा बचे हैं। रीडो हैरान होकर पूछता है कि आखिर वह क्यों बच गया। तब मीरा बताती है कि सोने से पहले उसके शरीर में किया गया खास इलाज ही उसकी इम्यूनिटी की वजह बना। इसी दौरान एक अजीब महिला रीडो पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा के गार्ड्स तुरंत उसे रोककर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद मीरा रीडो से इंसानियत को बचाने में मदद करने की गुहार लगाती है। अब दुनिया को नई पीढ़ी की जरूरत है और इसके लिए रीडो को बच्चे पैदा कराएंगे। अगले दिन रीडो को यूनाइटेड वुमेन्स ग्रुप के बारे में बताया जाता है, जो इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा है। उनकी उम्मीद हिनो नाम के एक मरीज से जागी जो सेल्युलर स्क्लेरोसिस से पीड़ित था। उसके इलाज के बाद हिनो वायरस के खिलाफ इम्यून हो गया। इसी वजह से अब सेल्युलर स्क्लेरोसिस से पीड़ित बाकी पुरुषों को भी एक एक करके कोल्ड स्लीप से जगाया जा रहा था। लेकिन रीडो अभी भी इस पूरी कहानी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा करने का सुझाव देता है, मगर मीरा बताती है कि ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती और वे मर जाते हैं, इसलिए नेचुरल रिप्रोडक्शन ही एकमात्र रास्ता है। रीडो फिर भी घर लौटना चाहता है। तब मीरा उसके सामने उसकी बहन माहिरू को ले आती है। दोनों का इमोशनल रियूनियन होता है। इसके बाद माहिरू उसे एक कमरे में ले जाती है जहां रीडो अपने बड़े भाई को भी कोल्ड स्लीप में देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन रीडो का अगला सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। एलिसा आखिर कहाँ है? माहिरू भारी मन से उसे बताती है कि एलिसा पिछले 3 सालों से लापता है। मीरा को अब एक ही बात की चिंता सता रही थी, क्या इस तबाह हो चुकी दुनिया की भयानक परिस्थितियों के बीच एलिसा भी मारी जा चुकी है? लेकिन रीडो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह लगातार एलिसा को फोन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दिल में अभी यही उम्मीद थी कि एलिसा कहीं न कहीं जिंदा जरूर होगी। इसी बीच मीरा अपने अधिकारियों को बताती है कि रीडो ने अभी तक किसी भी महिला को अपना पार्टनर नहीं चुना है। ये सुनकर अधिकारी उसे साफ चेतावनी देते हैं कि इंसानियत को दोबारा आबाद करने के लिए रीडो का संतान पैदा करना बेहद जरूरी है। इसलिए मीरा खुद रीडो के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन रीडो के दिल और दिमाग में अब भी सिर्फ एलिसा ही होती है। आखिरकार वह मीरा को दूर कर देता है। बाद में रीडो को एलिसा का दिया हुआ पेंडेंट याद आता है। जब वो उसका ट्रैकर चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ट्रैकर अभी भी काम कर रहा था। इसका मतलब साफ था, शायद एलिसा अभी भी जिंदा है। अगले दिन मीरा रीडो को एक ऐसे कमरे लेकर जाती है जहां कई महिलाएं उसकी पार्टनर बनने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन रिश्तों के मामले में बिल्कुल अनुभवहीन रीडो किसी के साथ भी आसानी से घुल मिल नहीं पाता। तभी मीरा उसे एक और शॉकिंग सच बताती है। कोल्ड स्लीप में रखे गए सभी पुरुष, जिसमें रीडो का अपना भाई भी शामिल है, अगर जल्द ही बीमारी का इलाज नहीं मिला तो 1 साल के अंदर उनकी मौत हो सकती है। अपने भाई को बचाने के लिए रीडो आखिरकार पार्टनर चुनने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वह सही लड़की ढूंढने के लिए 1 महीने का समय मांगता है। दूसरी तरफ हिनो अपनी पसंदीदा अभिनेत्री रीना की फिल्म देखते हुए आराम कर रहा होता है। तभी नेने को उसे बताती है कि अब उसे भी एक पार्टनर चुनना होगा, लेकिन हिनो को समझ नहीं आता कि आखिर किसे चुने। तभी नेने को उसके लिए एक ऐसा सरप्राइज लेकर आती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह हिनो की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री रीना को ही उसके सामने ले आती है। अपनी आइडल को सामने देखकर हिनो खुशी से हैरान रह जाता है। आखिरकार वह उस लड़की से मिल रहा था जिसे वह इतने समय से पसंद करता था। वहीं दूसरी तरफ रीडो मेहरू और मीरा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसे बताया जाता है कि उसके लिए दुनिया भर के बेहतरीन शेफ्स को खास तौर पर बुलाया गया है।
इसी दौरान रीडो की नजर गलती से मीरा पर पड़ जाती है, जिससे मेहरू नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद मीरा रीडो को बताती है कि उसकी सुरक्षा के लिए एक बॉडीगार्ड और नर्स भी नियुक्त की गई है। इतना ही नहीं, अब हर रात रीडो को एक अलग महिला के साथ कमरा शेयर करना होगा। लेकिन तभी उसकी मुलाकात हिनो और नेनेको से होती है। हिनो खुश होकर रीडो से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, क्योंकि इस नई दुनिया में अब वे दोनों ही अकेले पुरुष हैं। हिनो उसे समझाता है कि अब उन्हें अपनी बदली हुई जिंदगी को स्वीकार करना होगा और शायद यही इंसानियत को बचाने का उनका एकमात्र रास्ता है। रीडो अभी भी इस नई दुनिया की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन हिनो उसे समझाता है कि अब उसे अपनी नई रियलिटी को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद रीडो शावर लेने जाता है और उसे आखिरी बार रिसा से हुई मुलाकात याद आने लगती है। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो जाती हैं। रीडो जैसे ही अंधेरे में कुछ महसूस करने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। दरअसल उसकी बॉडीगार्ड अकाने वहां आ चुकी होती है और आते ही रीडो के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इससे पहले कि रीडो कुछ समझ पाता, अकाने उसे एक ड्रिंक देती है और उसे पीते ही रीडो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अकाने सोफा पर सो रही होती है, लेकिन रीडो तब और ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसे अपने बगल में एक दूसरी लड़की दिखाई देती है। वह लड़की अपना नाम सुई बताती है और रीडो पहचान जाता है कि वह मीरा द्वारा नियुक्त की गई नर्स है। कुछ देर बाद अकाने भी जाग जाती है और दोनों लड़कियां रीडो को भरोसा दिलाती हैं कि वे उसे परेशान नहीं करेंगी। लेकिन रीडो समझ जाता है कि मीरा जानबूझकर उसकी सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट कर रही है, इसलिए वह पूरी रात जागकर टेम्पटेशन से लड़ता रहता है। अगले दिन रीडो अकाने और सुई के साथ एलिसा की पुरानी वर्कप्लेस पर जाता है। उसका मानना है कि एलिसा अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने उसे ट्रैकर वाला पेंडेंट दिया था और वह ट्रैकर आज भी एक्टिव था। लेकिन रीडो को पता नहीं होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी अचानक इमरजेंसी सायरन्स बजने लगते और एक विशाल बियर उन पर हमला कर देता है। बियर जैसे ही सुई पर झपटता है, रीडो उसकी जान बचाने के लिए सामने आ जाता है, लेकिन अगले ही पल सुई अपनी असली ताकत दिखाते हुए एक जबरदस्त किक से बियर को बेहोश कर देती है। तभी रीडो को पता चलता है कि सुई सिर्फ उसकी नर्स नहीं बल्कि उसकी दूसरी बॉडीगार्ड भी है। हालांकि वह रीडो को बचाने में देर होने के कारण रोने लगती है। दूसरी तरफ मीरा खराब सिक्योरिटी के लिए ऑफिशियल्स को फटकार लगाती है, लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि ये पूरा बियर अटैक पहले से ही किसी ने प्लान किया था। इसके बाद मीरा रीडो को एलिसा की पुरानी लैब में लेकर जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही रीडो ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरी लैब को बुरी तरह तहस नहस कर दिया गया है। एलिसा के गायब होने के बाद किसी ने यहाँ घुसकर उसके रिसर्च का ज्यादातर हिस्सा चुरा लिया था। यह वही रिसर्च थी जो इंसानों का अंत करने वाले खतरनाक वायरस से जुड़ी हुई थी। लैब में तलाश करते हुए रीडो को एलिसा की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें वह अपने कुत्ते जीरो के साथ नजर आ रही थी। इस तस्वीर को देखकर रीडो को अपना पुराना समय याद आ जाता है, जब जीरो गंभीर रूप से बीमार था। तब डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाए थे। इसी घटना ने एलिसा को डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया था। वहीं रीडो ने भी उससे वादा किया था कि वह डॉक्टर बनेगा ताकि दोनों मिलकर लोगों की जान बचा सकें। बाद में रीडो मीना से पूछता है कि क्या किसी दूसरी लड़की के साथ रिश्ता बनाने से इनकार करना गलत है अगर वह किसी और से प्यार करता हो, लेकिन मीना इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद रीडो पूछता है कि अभी कितने पुरुष कोल्ड स्लीप में हैं। मीना बताती है कि किसी को भी इसकी सही संख्या नहीं पता, क्योंकि देशों के बीच संबंध पूरी तरह खराब हो चुके हैं। ये सुनकर रीडो को एहसास होता है कि वह सिर्फ इंसानों की उम्मीदों पूरा करके दुनिया को नहीं बचा सकता। इसलिए वह फैसला करता है कि पहले वह इस वायरस का इलाज खोजेगा और इसी के जरिए पूरी मानवता को बचाएगा। इसी बीच महिरू एक अनाथालय में वॉलंटियर कर रही होती है। तभी टीवी पर एक बड़ी खबर आती है कि दुनिया में एक ऐसा पुरुष मिला है जो इस खतरनाक वायरस से इम्यून है। जैसे ही न्यूज रिपोर्टर रीडो को दुनिया के सामने दिखाता है, 4 साल बाद पहली बार किसी जिंदा पुरुष को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन रीडो से अनजान एलिसा अभी भी जिंदा है और टीवी पर उसकी खबर देख रही होती है। कुछ समय बाद रीडो को अपने सामान में एलिसा का टेडी बियर मिलता है, लेकिन उसके अंदर एक स्मार्ट रिंग छिपी होती है जिसमें एलिसा का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश मौजूद था। उस संदेश में एलिसा एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर रीडो के होश उड़ जाते हैं। वह बताती है कि इंसानों को खत्म करने वाला वायरस प्राकृतिक नहीं था, बल्कि इसे एक लैब में बनाया गया था। इसके बाद रीडो मीरा के साथ टहलते हुए बताता है कि वह फिलहाल एलिसा की तलाश रोक रहा है। पहले वह वायरस का इलाज खोजेगा और फिर एलिसा को ढूंढेगा। मीरा खुद को दोषी मानते हुए हालिया हमले के लिए माफी मांगती है, लेकिन रीडो उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है। रीडो फिर पूछता है कि क्या उसे उसके साथ भेजे जाने का अफसोस है, क्योंकि उसकी वजह से इंसानों की आबादी बढ़ाने की योजना रुक गई है। लेकिन मीरा कहती है कि वह खुद को खुशकिस्मत मानती है क्योंकि रीडो एक बहुत दयालु इंसान है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड वुमेन ग्रुप की अधिकारी एक मीटिंग करती हैं। वे हिनो की सफलता की तारीफ करती हैं, जिसने अब तक 28 महिलाओं के साथ बच्चे पैदा कर लिए हैं। वहीं नेनेको की सफलता की भी तारीफ होती है, लेकिन मीरा को असफल माना जाता है क्योंकि रीडो अभी भी उनके प्लान में सहयोग नहीं कर रहा। आखिरकार अधिकारी अपने प्लान को अगले चरण में ले जाने के लिए एक चौंकाने वाला फैसला करती है। अब वे नंबर 3 को कोल्ड स्लीप से जगाने वाली होती है। 5 साल पहले डोई नाम का एक लड़का अपनी खराब शक्ल सूरत की वजह से स्कूल में लगातार बुलिंग का शिकार होता था। उसके क्लासमेट्स उसे इतना परेशान करते थे कि स्कूल जाना भी उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। एक दिन स्कूल के कॉरिडोर में चलते हुए डोई को अपना पुराना समय याद आता है, जब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही दोस्त हुआ करता था। लेकिन जब डोई ने एक दिन अपने दोस्त को कुछ लड़कों द्वारा बुली होते देखा तो उसने उसकी मदद करने की कोशिश की। अफसोस, अपने दोस्त को बचाने के बजाय डोई खुद ही बुलीज का अगला निशाना बन गया। बाद में पियानो क्लास में उसकी टीचर यूजो ने नोटिस किया कि डोई कुछ ज्यादा ही परेशान है। डोई ने जब उसे अपने साथ हो रही बुलिंग के बारे में बताया तो यूजो ने उसे समझाया और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि डोई को तेज बुखार है। इसलिए यूजो ने उसे
तुरंत घर जाकर आराम करने सलाह दी। घर लौटने के रास्ते में डोई एक हॉस्पिटल पहुंचा जहां डॉक्टर्स ने उसकी जांच की, लेकिन रिपोर्ट सामने आते ही डोई की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे सेलुलर स्क्लेरोसिस नाम की एक जानलेवा बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए डोई को कम से कम 4 साल के लिए कोल्ड स्लीप में रखना पड़ेगा। अगले दिन यूजो ने पूरी क्लास को बताया कि डोई लंबे समय के लिए स्कूल छोड़ने वाला है। डोई आखिरी बार अपने क्लासमेट्स को गुड बाय कहना चाहता था, लेकिन किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी, वह कुछ कह पाता। उससे पहले ही सभी स्टूडेंट्स उसे अकेला छोड़कर चले गए। यूजो ने डोई से उनके व्यवहार के लिए माफी मांगी, लेकिन डोई ने बस मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। लेकिन स्कूल के बाहर उसकी मुलाकात उसी बुली से हो गई जिसने उसे फिर से परेशान किया और बेरहमी से कहा कि वह मर जाए ताकि उसे दोबारा उसका चेहरा न देखना पड़े। उस रात डोई ने सोचा कि शायद कोल्ड स्लीप उसके लिए इतना बुरा नहीं होगा, कम से कम वहां उसे बुलिंग से छुटकारा तो मिलेगा। अगले दिन डोई को कोल्ड स्लीप चैम्बर में डाल दिया गया। उसे गुड बाय कहने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था, इसलिए अपनी आंखें बंद करने से पहले डोई ने बस यही इच्छा की कि जब वह दोबारा जागे तब दुनिया पहले जैसी न हो। और फिर 5 साल बाद डोई की आंखें खुलती हैं और उसके सामने कैरन नाम की एक बेहद एनर्जेटिक ब्लॉन्ड लड़की खड़ी होती है। कैरन खुद को उसकी अटेंडेंट बताती है और उसे उसी स्कूल के डॉर्म में ले जाती है जहां डोई कभी पढ़ा करता था। कैरन उसे बताती है कि इन 5 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। यह सुनकर डोई को एहसास होता है कि अब इस नई दुनिया में उसकी मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन तभी कैरन उसे एक और चौंकाने वाली बात बताती है। डोई के पिता समेत दुनिया के कई पुरुष अभी भी कोल्ड स्लीप में है और अब डोई के पास जल्द ही अपने पिता से दोबारा मिलने का मौका है। सबसे पहले वो अपनी माँ और बहन के बारे में पूछता है जो अमेरिका में रहती है, लेकिन कैरन उसे बताती है कि दुनिया की मौजूदा हालत के कारण दूसरे देशों से कम्युनिकेशन पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड है। इतना ही नहीं, डोई को इस बिल्डिंग से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। उसकी जरूरत की हर चीज उसे यहीं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद कैरन उसे एक क्लासरूम में ले जाती है जहां उसे देखकर डोई हैरान रह जाता है क्योंकि वहां सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। कैरन उसे अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है और इससे डोई को अपने पुराने स्कूल डेज याद आ जाते हैं। हालांकि जल्द ही उसे एहसास होता है कि दुनिया के लगभग सभी पुरुष एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब यह भी था कि अब उसे अपने पुराने बुलीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लास खत्म होने के बाद डोई कैरन से पूछता है कि जब दुनिया इतनी बड़ी मुसीबत में है तो क्या सच में स्कूल जाना जरूरी है। कैरन उसे समझाती है कि आने वाली जनरेशन को एजुकेट करना बेहद जरूरी है क्योंकि आखिरकार इन्हीं बच्चों को भविष्य में इस दुनिया की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इसके बाद कैरन डोई को उसकी पियानो टीचर यूजो से मिलवाती है। डोई को देखते ही यूजो उसे खुशी से गले लगा लेती है। कैरन मजाक करते हुए कहती है कि 5 साल तक इंतजार करने के बाद डोई एक खास रिवॉर्ड का हकदार है और फिर वहां से चली जाती है। स्पोर्ट्स क्लास के दौरान डोई को याद आता है कि यूजो ने उसे रात में अपने कमरे में बुलाया था, लेकिन डोई इतना इनोसेंट है कि वो अभी तक समझ नहीं पाता कि यूजो आखिर उससे चाहती क्या है। रात को डोई आखिरकार यूज के कमरे में पहुंच जाता है। वहां यूज को नाइट सूट में देखकर वह थोड़ा नर्वस हो जाता है। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन डोई का ध्यान यूज की बातों से ज्यादा उसकी खूबसूरती पर होता है। तभी यूजो उससे पूछती है कि क्या अब वो बड़ी हो गई है, इसलिए डोई उसे पहले की तरह पसंद नहीं करता। डोई तुरंत उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बदली हैं। ये सुनकर यूजो बेहद खुश हो जाती है और दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट शुरू हो जाता है। अगले दिन क्लास में डोई अपने ख्यालों में खोया रहता है। तभी नत्सु उससे उसके पसंदीदा म्यूजिक के बारे में पूछती है और उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शुनका वहां आकर डोई के काफी करीब हो जाती है। ये देखकर नात्सु जेलस हो जाती है और जाते जाते डोई के पैर में पिंच कर देती है। डोई को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर नात्सु अचानक नाराज क्यों हो गई। बाद में वॉलीबॉल कोर्ट में डोई की मुलाकात अकाने से होती है। खेल के दौरान अकाने द्वारा मारी गई वॉलीबॉल चिफ्यू के सिर से टकराकर सीधे डोई के चेहरे पर जा लगती है। सभी लड़कियां तुरंत उसके पास पहुंचती हैं और अकाने भी उससे माफी मांगती है, लेकिन जब डोई कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है तो अकाने अचानक कहती है कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब डोई को क्या पता था कि इस दुनिया में आखिरी बचे हुए लड़कों में से एक होने के कारण उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। लेकिन तभी यूजो उससे मिलने पहुंचती है और डोई के सिर पर बैंड एड देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। डोई उसे समझाता है कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और उसे बस थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सुनकर यूजो उसकी चिंता करने लगती है और अपने ही तरीके से उसका दर्द कम करने की कोशिश करती है। इसके बाद यूजो डोई से उनके पिछले योगा सेशन के बारे में पूछती है। डोई ईमानदारी से बताता है कि उसके साथ समय बिताकर उसे बहुत खुशी हुई थी। डोई की यह बात सुनकर यूजो भी काफी खुश हो जाती है और दोनों के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैरन अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करती है कि डोई आखिरकार अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने डोई के लिए ये पूरा स्कूल सेटअप क्यों तैयार किया, तो कैरन बताती है कि अपने पुराने जीवन में डोई बेहद शर्मीला और कॉन्फिडेंस लेस लड़का था, इसलिए ये पूरा प्लान उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बनाया गया है ताकि अब वह किसी से भी बिना डरे बात कर सके और अपनी पर्सनालिटी को खुलकर सामने ला सके। रविवार की सुबह यूजो एक प्यारे से किस के साथ डोई को जगाती है। डोई तब और भी खुश हो जाता है जब वह यूजो को अपनी शर्ट पहने हुए देखता है। यूजो उसके लिए कॉफी बनाने लगती है, लेकिन डोई उसे पीछे से गले लगा लेता है। यूजो समझ जाती है कि डोई का मॉर्निंग एनर्जी लेवल काफी हाई है, इसलिए दोनों का दिन एक मजेदार वर्कआउट से शुरू होता है। अगले दिन कैरन डोई को
स्विमिंग क्लास में भेज देती है और कहती है कि उसकी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। हालांकि कैरन अच्छी तरह जानती है कि यू पहले से ही डोई को काफी एक्सरसाइज करवा रही है। स्विमिंग क्लास में पहुंचकर डोई थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके आसपास मौजूद कई लड़कियां उसके फिजिक को नोटिस कर रही हैं। रेस शुरू होते ही डोई सबसे पहले फिनिश कर लेता है। इसके बाद शुनका और अकाने के बीच जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो जाता है और आखिरकार अकाने मामूली अंतर से जीत जाती है। तभी शिफ्यू खुद को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश करती है और अकाने के साथ मजाक करने लगती है, लेकिन उसका मजाक उल्टा पड़ जाता है और अकाने उसे पूल में धक्का दे देती है। मुसीबत ये होती है कि शिफ्यू को स्विमिंग आती ही नहीं, इसलिए लाइफ गार्ड को उसे बचाने के लिए तुरंत पूल में कूदना पड़ता है। इसी बीच इंस्ट्रक्टर घोषणा करता है कि नत्सु ने सबसे तेज टाइम रिकॉर्ड किया है। नत्सु खुशी से डॉय की तरफ हाथ हिलाती है। ये देखकर अकाने को जलन होने लगती है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अब ऐसा लगता है कि डोई की नई जिंदगी में सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि लड़कियों के बीच कंपटीशन भी शुरू हो चुका है। उस शाम यूजू डोई को फोन करके बताती है कि आज रात उसका कुकी नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर डोई जल्दी सोने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नत्सु आ जाती है। कैरन बताती है कि नत्सु के कमरे का एयर कंडीशनर खराब हो गया है, इसलिए आज रात उसे डोई के कमरे में रहना होगा। लेकिन डोई को जल्दी समझ आ जाता है कि असली मामला कुछ और है। दरअसल बाकी सभी लड़कियां भी उसके कमरे में रहने के लिए पूल में एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। तभी कैरन एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। अब हर हफ्ते एक गेम होगा और जो लड़की जीतेगी उसे पूरे एक हफ्ते तक डोई के साथ रहने का मौका मिलेगा। अगली सुबह डोई स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे देखकर हैरानी होती है कि नत्सु ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले हैं। नत्सु बताती है कि बचपन से ही उसके घर में मेड्स रही हैं, इसलिए उसे खुद से कपड़े पहनने की आदत नहीं है। मजबूरी में डोई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। लेकिन अगर आपको इस एनीमे की पूरी स्टोरी का फुल हिंदी रिकैप चाहिए तो नीचे कमेंट करके फुल रिकैप जरूर लिखना। अगर आपके कमेंट्स और सपोर्ट अच्छे रहे तो बहुत जल्द हम इस एनीमे का कंप्लीट हिंदी रिकैप लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे चैनल पर मौजूद बाकी एनीमे हिंदी रिकैप वीडियोस भी जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप एनीमे रिकैप्स एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे ही इस एनीमे का फुल रिकैप आएगा आप उससे मिस नहीं करना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।